हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अब आज की इस वीडियो कक्षा में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स, और जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1, और हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय सिद्धांत शुरू किया है। बच्चों, आज की क्लास में हम समुच्चयों के प्रकार, उप समुच्चय वगैरह और ये सब डिस्कस करेंगे। उप समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या है, रिक्त समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है, ये सब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत आसान डेफिनीशन है, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर पहुंचेंगे। फिलहाल तो हम लोग प्रारंभ करते हैं ये लेक्चर नंबर 2 और मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 जनरल स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड। यहाँ पर हमने कैटेगराइज कर दिया है। अभी जो सीबीएसई बोर्ड के लिए जो वीडियोस बनाए जाएंगे बच्चों, उनको लिए वो सीबीएसई उन पर लिखा रहेगा, और जो यूपी बोर्ड के लिए होंगे वो यूपी बोर्ड उनके लिए लिखा रहेगा। ओके बच्चों, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। ये था समुच्चयों के प्रकार। ठीक, समुच्चयों के प्रकार से हम लोग प्रारंभ करते हैं। समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, ये टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। ठीक है, तो समुच्चयों के प्रकार में बच्चों पहले किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या के आधार पर, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या के आधार पर समुच्चय को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पर? अवयवों की संख्या के आधार पर। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या के आधार पर समुच्चय दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है, ये पहला प्रकार, ठीक, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों फाइनाइट सेट। और दूसरा है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक है, और इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो दो प्रकार के हुए। अब क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो, मतलब काउंटेबल हो। ठीक है, गिन सके। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, ठीक है, सीमित हो और उन्हें गिना जा सके। गिना जा सके। ठीक है, ये परिमित
समुच्चय कहलाता है। मतलब इसमें अवयवों की संख्या अनंत नहीं होगी, इसमें अवयवों की संख्या सीमित होगी। जैसे कैपिटल ए बराबर सिंगलटन ए ई आई ओ यू, ठीक है, सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक, तो ये एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, इसमें जो भी अवयव होंगे उनको गिनती कर सकते हैं। जैसे बी बराबर, ठीक है, 2 4 6 8 10, और इसके बाद जब ये कुछ नहीं लिखा है, अगर डॉट डॉट करके लिखा जाता है तो यही जो है समुच्चय अपरिमित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी उदाहरण हैं परिमित समुच्चय के। ठीक, अब बच्चों अगर हम अपरिमित समुच्चय की बात करें तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ठीक असीमित हो, ठीक है, अर्थात जिन्हें गिना ना जा सके। ठीक, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा समुच्चय क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो, जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके। ठीक, सो यहाँ पर ऐसे समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं? जैसे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये जब भी ऐसा बना होगा डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब है कि ये एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, जैसे इसी तरीके से आपका W हुआ, W होल नंबर 0 1 2 3 4 5, ये भी अनंत तक। ठीक है, इसी तरीके से आपका Z हुआ 0 1 2 अनंत तक, यहाँ पर नहीं मालूम कहाँ तक जाएगा ये, और इधर भी -1 -2 -3 सो। तो ये यहाँ पर ये अपरिमित समुच्चयों के उदाहरण हैं। ठीक, ये सभी अपरिमित समुच्चय हैं जिनमें, और जो आपको रियल नंबर पढ़ाया या सेट ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ाया, ये सभी जो है अपरिमित समुच्चय हैं। ठीक, परिमित नहीं है। रियल नंबर में तो कोई भी दो अवयवों के बीच में अनंत अवयव होते हैं, तो उसको तो हम टेबुलर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, हमको हमेशा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में या तालिका विधि में ही उसको केवल रूल मेथड या नियम विधि से ही लिखा जा सकता है। ठीक, तो बच्चों ये था समुच्चयों में अवयवों की संख्या के आधार पर उनके प्रकार। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे में थोड़ा सा एक और परिभाषा लेते हैं, कार्तीय संख्या। कार्तीय संख्या, ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। किसी समुच्चय की कार्तीय संख्या। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या होता है? किसी समुच्चय में
अवयवों की संख्या को, अवयवों की संख्या को, ठीक है, उस समुच्चय की कार्तीय संख्या, उस समुच्चय की कार्तीय संख्या कहते हैं। ठीक है, यदि समुच्चय क्या है, यदि समुच्चय, ठीक, ए है, ठीक, तो इसे n ऑफ a से प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखें गौर से, ये जैसे a बराबर है, मान लो, ठीक है, ये 1 3 5 7 9 11 ये है, तो ये समुच्चय है। तो n ऑफ a मतलब a का कार्डिनल नंबर, a की कार्तीय संख्या कितनी हो जाएगी, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ a क्या है, 6 है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो b बराबर है, ठीक है, 1 4 9 16 25 36, ठीक है, ये 49, ठीक, और 64, ये b इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर n ऑफ b कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने अवयव हो गए, 8। तो ये इस तरह से कार्तीय संख्या लिखी जाती है। अगर ये नेचुरल नंबर से ले लिया, 1 2 3 4 अनंत है ये, ठीक है, तो अगर इसकी कार्तीय संख्या लिखोगे n ऑफ कैपिटल N, तो बच्चों ये क्या है, इनफाइनाइट। तो किसी अपरिमित समुच्चय की कार्तीय संख्या डिफाइंड नहीं है। इनफाइनाइट जब भी आएगा बच्चों, तो उसे हम अपरिभाषित संख्या कहते हैं, वो संख्या परिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों, सो ये था कार्तीय संख्या। अब हम पहुंचते हैं समुच्चयों के प्रकार को ही आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो समुच्चयों के प्रकार में सबसे पहले ले लेते हैं शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय। सबसे पहले बच्चों ले लेते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी माने खाली, या इसी का नाम है नल सेट। नल सेट, ठीक है, या रिक्त समुच्चय। ठीक, तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। कोई भी अवयव ना हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं।
तो रिक्त समुच्चय को बच्चों फाई से प्रकट करते हैं, इसे फाई से प्रकट करते हैं। और फाई इक्वल टू ये सिंगलटन और बीच में कोई भी अवयव नहीं रहेगा, ये फाई का ये रिक्त समुच्चय हुआ। इसका उदाहरण जैसे, ठीक है, रिक्त समुच्चय तो कोई भी ऐसा समुच्चय ले लो जिसमें कोई भी अवयव ना आता हो, ठीक। तो ऐसा आप कोई भी समुच्चय इस तरह से ले सकते हैं जिसमें कोई भी अवयव ना हो। जैसे मान लो यहाँ पर हमने a लिया और a इक्वल टू कहा, ठीक है, x सच दैट, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है, तथा x बिलोंग्स टू m। अब जरा ध्यान दो बच्चों, इसमें ये हमने लिखा कि x n में है, ठीक है, तो x का मान 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, और ये शर्त है कि उसका वर्ग 3 आ जाए। तो आप जानते हो कि 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग, मतलब n में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर क्या हो जाए, 3 हो जाए, n की किसी भी संख्या का। तो इसका मतलब ये जो समुच्चय आएगा वो क्या आएगा, फाई, अर्थात इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो ये एक क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। ये यहाँ पर a एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है बच्चों, तो रिक्त समुच्चय। अब ये रिक्त की बात हुई तो रिक्त का उल्टा आरिक्त, ठीक है, ऐसा समुच्चय, ठीक है, जो खाली ना हो, नॉन एम्प्टी सेट का नाम होता है, हिंदी में उसको आरिक्त समुच्चय कहते हैं। तो अगर रिक्त समुच्चय होता है तो आरिक्त समुच्चय भी होता है, जो जिसमें कोई ना कोई अवयव जरूर होगा, ठीक है। तो वो जानते रहिए बच्चों, आरिक्त समुच्चय की बात हम लोगों को यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि एम्प्टी सेट की है। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, वो है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, इसका नाम बच्चों अंग्रेजी में इसको सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट मतलब इसमें सिर्फ एक ही अवयव है, ठीक है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव, केवल एक ही अवयव होता है, ठीक है। एकल समुच्चय कहलाता है, ठीक बच्चों। सिर्फ एक अवयव लेना है, जैसे मान लो a इक्वल टू सिंगलटन 5, सिर्फ एक अवयव है, b इक्वल टू सिंगलटन, ठीक है, ये राम, एक अवयव, ठीक है। तो ऐसे सभी समुच्चय क्या कहलाएंगे, एकल समुच्चय। यहाँ a और b समुच्चय, ठीक है बच्चों। तो a और b यहाँ पर दोनों क्या हो गए, एकल समुच्चय। तो ऐसे समुच्चय जिनमें केवल एक ही अवयव हो उन्हें एकल समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय हो गया। अब दो समुच्चय, ठीक है, ये तुल्य समुच्चय,
तुल्य समुच्चय ये क्या होते हैं? ठीक, इक्विवेलेंट सेट्स, तुल्य समुच्चय। यदि ए और बी ठीक है, कोई दो समुच्चय इस प्रकार हों कि n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B, अर्थात A में अवयवों की संख्या, A की कार्तीय संख्या बराबर हो किसके? B की कार्तीय संख्या के। ठीक, तब A और B परस्पर तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे A इक्वल टू है AEIOU और B बराबर है 2 4 6 8 10 ये। तो बच्चों यहाँ देखो, n ऑफ A के अवयवों की संख्या 5 और n ऑफ B बराबर 5। यहाँ पर n ऑफ A इज इक्वल टू क्या है? n ऑफ B। अतः A और B तुल्य समुच्चय है। ठीक है बच्चों, सो ये था तुल्य समुच्चय। अब बराबर समुच्चय। इक्वल सेट्स। तो बच्चों दो समुच्चय कब बराबर होते हैं? जब उनमें न केवल अवयवों की संख्या समान हो बल्कि वही अवयव हो। ठीक है, तो यदि A और B दो समुच्चय इस प्रकार हों कि दोनों में, ठीक, दोनों में समान संख्या में और वही अवयव हों जो दूसरे में है। दोनों में समान संख्या और समान संख्या में और वही अवयव हों जो दूसरे में हैं। ठीक, तब A और B समान समुच्चय कहलाते हैं। मतलब इसमें अवयव तो समान संख्या में हो ही और वही अवयव हों। जैसे A बराबर वही AEIOU और B भी वही हो,
AEIOU, तब यहाँ A बराबर कितना होगा B। तो ऐसे दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे, समान समुच्चय या बराबर समुच्चय कहलाएंगे। अब बात आती है उप समुच्चय की। उप समुच्चय, ठीक, इसको सबसेट कहते हैं, उप समुच्चय, ठीक है। यदि समुच्चय A के सभी अवयव A के सभी अवयव समुच्चय B के अवयव हों, समझ पाए? A के जितने भी अवयव हैं वो B के अवयव हों, ठीक। B में ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन A के जो भी अवयव हैं वो B के अवयव हैं, सर B के अवयव हों तो समुच्चय A को समुच्चय B का उप समुच्चय, B का उप समुच्चय कहते हैं, ठीक है, समझ पाए बच्चों? तो इसको B का उप समुच्चय कहेंगे तथा इसे A इज सबसेट ऑफ B से प्रकट करते हैं। ध्यान दो बच्चों, इसको क्या पढ़ते हैं? A इज सबसेट ऑफ B, इसको पढ़ते हैं A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब इसमें ऐसा निशान बना होता है, इसके दो मायने होते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। A इज सबसेट ऑफ B, और कभी कभी इसको ये भी पढ़ते हैं कि A इज कंटेन्ड इन B, A is contained in B, contained A और A is contained in B, ये पढ़ सकते हो, या ये पढ़ सकते हो B contains A। सो ये सब टेढ़ा टेढ़ा बजाय पढ़ने के सीधा सीधा आप क्या पढ़ेंगे? A is subset of B, ठीक है। वैसे तो कई प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता है। तो जैसे अब यहां पर जैसे मान लो A बराबर है 1 3 5 7, B बराबर है 1 3 5 7 9 11 13। तो यहां पर देखें A के जितने भी अवयव हैं वो B के अवयव हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? यहां A सबसेट है किसका? B का, ठीक। अब सबसेट दो प्रकार का होता है, ठीक है। उचित उप समुच्चय, ठीक है, और अनुचित या इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो उप समुच्चय दो प्रकार का हो सकता है। तो जो उप समुच्चय है
वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये सबसेट के दो पार्ट हो सकते हैं, ठीक। एक प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, ठीक है। और दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक। और इम्प्रॉपर सबसेट को, ठीक, ये क्या कह सकते हैं, ये इक्वल हो जाता है अनुचित उपसमुच्चय, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, या ये बराबर हो जाता है चूंकि, ठीक। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, यदि ए के सभी अवयव बी के अवयव हों और बी में कम से कम एक अवयव, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो ए का अवयव ना हो, तो, ठीक है, ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक। और इसको कैसे लिखा जाता है बच्चों, यहां लिख दे रहे हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये नीचे वाली लाइन नहीं लिखी जाती है, ये ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा इसको। और ए में जो भी अवयव होंगे वो बी के अवयव होंगे, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होगा बी का, ठीक है, बी का इम्प्रॉपर सबसेट, अनुचित उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक। अगर ए बराबर हो जाए बी के, ठीक, तो इसको जब ऐसा होता है तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो ये चिन्ह, ठीक, ये बताता है कि ये बराबर भी हो सकता है। और जब ये इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब है कि ए बी का क्या है, उचित उपसमुच्चय है, और ये यहाँ पर ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक। अब बच्चों हम ये देखें कि किसी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या n हो, उसके कुल कितने उपसमुच्चय होंगे। तो अगला है n अवयवों वाले समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है, मतलब यहां पर बच्चों n ऑफ a, एक समुच्चय a है
उसकी कार्तीय संख्या n है, मतलब उसमें अवयवों की संख्या स्मॉल n है। तो इसमें कितने उप समुच्चय होंगे, इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे। वैसे बच्चों हम लोग जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो उस समय ये संख्या भी निकालेंगे कि कैसे ये आई। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में जो है ट्रायल मेथड से बता देते हैं कि ये संख्या कितनी होगी, कितने उप समुच्चय होंगे। देखो जैसे मान लो ले लेते हैं कि A बराबर है A सिंगलटन ABC, तो आप समझ रहे हैं इसमें यहाँ पर n ऑफ A बराबर 3 है। अब इसके कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे ये देखो। उन उप समुच्चय A के उप समुच्चय कितने होंगे, A के उप समुच्चय क्या क्या हैं जरा लिखते हैं। पहला तो हुआ फाई का मतलब कोई अवयव नहीं, जिस समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है, एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, सबका उप समुच्चय, क्योंकि वो सबसे छोटा है, ठीक है, उसमें कोई अवयव नहीं, तो वो सबका उप समुच्चय। ये फिर एक एक अवयव लोग लेकर के चलोगे, सिंगलटन A, सिंगलटन B और सिंगलटन C, ये 3 उप समुच्चय होंगे। फिर अगर दो दो अवयव लेकर के चलोगे, सिंगलटन AB, सिंगलटन BC, सिंगलटन AC, तो ये ठीक है। और एक इसमें वो भी होगा ABC, तीनों। तो कुल कितने हुए गिनती करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, कुल हुए 8, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 2 अवयव लेते तो आते 4, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये 2 की घात 3 है, और 3 का मतलब अवयवों की संख्या, या 2 की घात 3 बराबर है, तो ये 2 की घात n। तो किसी n अवयवों वाले समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n। तो के कुल उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है, कितनी होती है, 2 की पावर n होती है, ठीक। तो अगर n ऑफ B बराबर 5 है तो इसके कुल उप समुच्चय कितने बनेंगे, कुल उप समुच्चय बनेंगे, अगर समुच्चय B में अवयवों की संख्या 5 है तो कुल उप समुच्चय बनेंगे 2 की पावर 5, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितने बनेंगे, 64 उप समुच्चय इसके बनेंगे, ठीक है बच्चों। सो ऑलमोस्ट हम लोग 40 मिनट्स की ये क्लास कर चुके बच्चों। अब इसके आगे अगले टर्न पर आपको बताएंगे। ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ये भी देखते हुए कि और अगर 2-4-10 मिनट पढ़ाएंगे तो ये नेट ख़त्म हो जाएगा और तब ये वीडियो बिगड़ सकता है, इसलिए हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, कल मिलेंगे इसी समय।